हमास ने जब इजरायली शहरियों पर हमला किया तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जंग इतना खतरनाक रुख इख्तियार कर लेगी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में अब तक 2800 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। इजरायल ने गाजा पर 6 दिन में 6000 से ज्यादा बम गिराए हैं। इजरायल ने हमास के 750 ठिकानों पर हवाई हमला भी किया है। 4.5 लाख लोग गाजा पट्टी से बेघर हुए हैं। इतना ही नहीं, इजरायल ने गाजा के लोगों से 24 घंटे के अंदर गाजा सिटी खाली कर देने को कहा है। यानी साफ है कि इजरायल का इरादा इंतकाम लेना नहीं बल्कि कत्लेआम है। इजरायल के हुक्म पर यूएन के तर्जुमान ने कहा है कि इस इलाके में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये गाजा की आधी आबादी है। इन्हें इतने कम वक्त में वहां से हटने का हुक्म देना उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इससे इंसानी बहरान पैदा होगा। यूएन ने अपील की है इजरायल इस ऑर्डर को वापस ले। दुनिया भर में अमन कायम रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को जाना जाता है। ये गरीबों की मदद करता है, जंग मुतासिर ममालिक से दोस्ती और अमन की अपील करता है। इसकी रुकनियत के लिए कई मुल्क परेशान रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इंटरनेशनल पीस के लिए बढ़ चढ़कर दावा करने वाला यूएन फिलहाल कहां है? क्या फलस्तीन और इजरायल की जंग में वो सालिसी कर रहा है या फिर लोगों को किसी तरह की मदद दे रहा है? आज बात इसी पर करेंगे कि आखिर इजरायल का ये इंतकाम है या कत्लेआम। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले देखिए लखनऊ में मौलाना कल्बे जव्वाद से जी मीडिया के नुमाइंदे की खास बातचीत। फिर बहस का आगाज करते हैं। मौलाना कल्बे जव्वाद साहब हमारे साथ हैं। जव्वाद साहब, आज इजराइल और फिलिस्तीन के हालात आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इन हालातों पर? देखिए, हम तो यहाँ जो दुआ हुई यही हुई कि अब तो शांति कायम हो और जंग रुक जाए, क्योंकि जंग में हम देख रहे सिर्फ बेगुनाह बच्चे औरतें सब मारे जा रहे हैं। इधर से अगर रॉकेट जाता है तो उस पर भी कोई फौजी नहीं मारा जाता है, बल्कि सब वो बच्चे ही, कई तस्वीर आई जिसमें बच्चे मरे। और उधर से तो है कि पूरी फौज है, सारी की दुनिया की सबसे मजबूत फौज है। उसके मुकाबले में हमास या हिज़्बुल्लाह की वो हैसियत ही नहीं है। वो 2-4 हज़ार उसमें है, वहाँ तो 4-4 लाख की फौज है, उसमें टैंक भी है और पता नहीं क्या 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 दुनिया भर का सारा सामान है। तो उसकी वजह से पब्लिक बहुत मारी जा रही है, पब्लिक का बहुत नुकसान हो रहा है। हमास का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ पब्लिक का नुकसान हो रहा है। तो अगर वो पब्लिक को मारना चाहते हैं तो मार के ख़त्म कर दें सब कुछ। लेकिन एक अगर वो चाहते हैं कि अमन कायम हो तो अमन कायम करने का सिर्फ एक ही तरीका उसका कुछ नहीं कि फ़िलिस्तीनियों को उनका राइट दिया जाए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब फरमा चुके हैं। उनकी तकरीर मेरे पास मौजूद है कि इसराइल आक्रमणकारी है और उसने फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किया। उसको फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन खाली करना पड़ेगी। और जब तक वो ज़मीन खाली ना हो, जो छोलदारियों में रह रहे हैं, जो टेंट में रह रहे हैं, पूरी पूरी नस्लें उनकी गुजर गई, उसके पोते नवासे पैदा हो गए टेंट में, छोलदारियों में। आप उनको उनका हक नहीं दे रहे हैं, उनको उनका राइट नहीं दिया जा रहा है, तो वो तो उठ खड़े होंगे फिर। तो आप आज मार देंगे 10,000 20,000, 2 साल बाद फिर उठ खड़े होंगे, 2 साल बाद फिर। तो इसराइल को अगर अपने चैन से रहना होगा तो उसको उनका इनका राइट, उनको अधिकार देना होगा। इसके लिए हमारा बहुत अच्छा अगर रोल हो सकता है तो हमारे मोदी जी का इसमें रोल हो सकता है कि वो अपना असर इस्तेमाल करके वो इसराइल को मजबूर करें कि पहले तो वहाँ से बमबारी बंद हो, उसके बाद आपस में बातचीत के जरिए से मसला है। आपने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो तो इजराइल का समर्थन कर रही है। नहीं, अब केंद्र सरकार की पॉलिसी है, वो उनकी अपनी पॉलिसी है। हम तो इस्लाम की पॉलिसी देखते हैं कि इस्लाम में हमेशा मजलूम का साथ दिया गया है, जालिम का साथ नहीं दिया गया। अगर उन्हीं ने जुल्म किया है तो हम उनकी मदद करते हैं, अगर इन्हीं ने जुल्म किया तो उनकी मदद करते हैं। साहब, अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया है हमास को, जिसने बमबारी की है, तो उसके लिए क्या किया? देखिए, आतंकी तो आप जब उसकी किसी के आप हक को छीन लेंगे, हमको फुटपाथ पे बिठा देंगे और हमारा घर छीन लेंगे, और उसके बाद अगर वो कार्रवाई करता है तो जिसने घर पर कब्जा किया वो कह रहा साहब तो आतंकवादी है, तो उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया है, तो उनका रिएक्शन तो होगा, उनका रिएक्शन तो होगा। तो अब मैंने कहा, जैसे अभी बताया मैंने कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब यहाँ आज़ादी की जंग चल रही थी तो सुभाष चंद्र बोस भी आतंकवादी थे अंग्रेज़ों के लिए, अशफाकुल्ला खां साहब आतंकवादी थे, भगत सिंह आतंकवादी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब आतंकवादी थे, सब उनके नज़दीक आतंकवादी थे। और हमारे नज़दीक क्या थे? देशभक्त।
हमारे लिए देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले थे, देश के लिए अपनी जानें देने वाले थे। तो अमेरिका क्या कह रहा है उसको हम नहीं देखते। अमेरिका का जो भी अगेंस्ट होता है वो उसको आतंकवादी घोषित कर देता है। लेकिन मौलाना साहब, इजराइल कह रहा है कि हम तो आतंकियों के खिलाफ ये मुहिम चला रहे हैं, जो हमास संगठन है उसके लोगों को मार। एक भी नहीं मारा है, एक भी आतंकी नहीं मारा, झूठ बोल रहा है वो। एक भी अब ये 2 साल बाद बच्चे की लाश लिए हुए है, तो या हमास का मेंबर है वो। जो 2 साल का बच्चा मार लिए हुए लाश उसकी, हमास का मेंबर है वो। दिखाया उसको मेंबरशिप उसकी। सब बेगुनाह मारे जा रहे हैं, सब बेगुनाह मारे जा रहे हैं। हमारे हम समझते हैं एक आदमी भी नहीं मारा गया। क्या सलाह देंगे आप? केंद्र सरकार से बात करेंगे इस बारे में? हाँ, हम तो सर बात क्या करेंगे, हम तो ये आप ही के जरिए पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अपना असर इस्तेमाल करके पहला काम जंगबंदी है कि ना इधर से कुछ आए ना उधर से कुछ आए। ये पहली जंगबंदी है। जंगबंदी के बाद टेबल टॉक हुआ और बैठकर ये देखा जाए कि भाई किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, किसके साथ जुल्म हुआ है। उसके बाद उसका मुदावा किया जाए, उसका इलाज किया जाए। तब कहीं जाकर हैजा फैल जाए तो खाली दवा देने से नहीं होगा। ये देखना होगा हैजा फैल कैसे रहा है। जब तक उसकी रुकावट ना हो तब तक हैजा फैलता ही रहेगा। लिहाजा ये देखें कि ये आतंक फैल कैसे रहा है, क्यों फैल रहा है, काहे के लिए आतंकी बन रहे हैं सबके सब। ये बात देखना चाहिए। उसके बाद उनका हक मिलने के बाद भी अगर कोई गलत काम करते हैं तब आप कह सकते हैं कि ये आतंकवादी हैं। बहुत शुक्रिया। मौलाना कलवे जब्बार साहब हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि इजराइल जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है और इस मामले में केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए, इजराइल पर दबाव डालना चाहिए कि वो दोनों देशों के साथ वार्ता करके इसका शांतिपूर्ण हल निकाले। कैमरा से गिरीश के साथ विवेक त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ। तो आपने देखा, जंगबंदी का मुतालबा सब जगह से उठ रहा है, लेकिन आखिर इसके लिए सालिसी का किरदार कौन अदा करे, इसी को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। सबसे पहले जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, और प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा जी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं, और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं हमारे साथ राहुल लाल जी, और प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी भी हमारे साथ हैं, ये हैं मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं आफ्ताब जी आपसे। हालांकि जंग लगातार बढ़ती जा रही है, शिद्दत इख्तियार करती हुई जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर मैं अपने सवाल की शुरुआत करना चाहूंगी, यूएनएससी जो हम कहते हैं, जिसका बड़ा मकसद है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। उसके पास तमाम तर इख्तियारात होते हैं, पावर्स होती हैं, तमाम तर चार्टर्स में आर्टिकल्स हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि यूएन इतना काबिल नहीं है, यूएन के पास क्या इतनी पावर्स नहीं है कि वो इन जंगों में दखलंदाजी कर सके, इस जंग को रोक सके? देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सिर्फ पेपर पे रह गई है। वो जिनको अहम रोल अदा करना है, चाहे वो अरब फलस्तीन के मामले में हो या यूक्रेन में हो या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय मामले में, ये इसलिए हो गया है कि अमेरिका खुलेआम बरतानिया के साथ और फ्रांस के साथ मिलके इजराइल को सपोर्ट कर रहा है कई सदियों से, और कई रेजोल्यूशंस वहाँ लाए गए थे जिसका अमेरिका और बरतानिया और दूसरे मुल्क जिसका मैं जिक्र किया वो वीटो कर दिए हैं। और जो शांति स्थापित करना चाहिए था, ये इन देशों ने इजराइल का समर्थन करके वो अब इस हालात पे पहुंचा दिया है कि इजराइल शांति भी चाहता है और फलस्तीनी के लैंड्स, उनके जो जगह है, मुल्क है, वो भी वेस्ट बैंक और दूसरे इलाके अपने कब्जे में रखना चाहता है। तो इस लिहाज से जो है ये एक तरफा हो गया है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सिर्फ पेपर पे रह गया है। ये अभी तक इतने हजारों के लोग शहीद हो गए हैं, एक मीटिंग तक बिल्कुल कहीं ना कहीं ये इंतकाम है या कत्लेआम है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि सभी लोगों का मैं रिएक्शन ले लूं, उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे। जेके त्रिपाठी जी, यूएनएससी के रोल पर आपका इस वक्त क्या कहना है, किस तरफ यूएन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जेके त्रिपाठी जी, देखिए, यूएन ने अभी तक के अपने अस्तित्व में, अभी तक के अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा सार्थक काम करने में सफलता नहीं हासिल की है। इसमें यूएन की गलती नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इदारे को तभी आप सफल या असफल कर सकते हैं, ये निर्भर करता है उसके सदस्यों पर।
अब जब यहाँ यूएन स्थापित करते वक्त इनके सदस्यों ने यूएन को किसी भी तरह की मिलिट्री पावर नहीं दी, किसी भी तरह की सैंक्शनिंग अथॉरिटी इफेक्टिव नहीं दी, तो यूएन क्या करेगा? नेटो, आप यूएन और नेटो की तुलना कर लीजिए। नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो भी काम होता है सब मिलकर के एक साथ करते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऐसा नहीं कर पा रहा है। इसके दो वजूहात हो सकते हैं। एक तो ये है कि इसको पावर नहीं दी गई है, और दूसरे ये अक्सर देखा गया है कि जो इदारा जितना बड़ा हो जाता है वो उतना ही अनमैनेजेबल हो जाता है, उसमें उतनी ही मतलब मतैक्य या कॉन्सेंसस की कमी हो जाती है। और जहाँ तक रही बात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अब एक तरफा हो गई है काफ़ी दिन से, और इसीलिए उसमें रिफॉर्म की आवाज़ मिल रही है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी उसका रोल जो है वो नेगेटिव बहुत हो गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आज की तारीख में सिर्फ वीटो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।